जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों में अंतर क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार क्या होता है। जो राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिए जाते हैं, इन पर थोड़ा हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपके मन में शंकाएं बन रही होंगी कि कोई कैबिनेट मंत्री बन रहा है, कोई मंत्रालय ले रहा है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं क्या। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और आपके सभी शंकाओं का समाधान करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप आम नागरिक हैं या सिर्फ जानकारी के लिए जानना चाहते हैं तो आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। केंद्र में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया अपने लेक्चर्स में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई व्यक्ति तीसरी बार शपथ ले रहा हो। भारत में पहले भी ऐसा हो चुका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार शपथ लिया हुआ था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया, उनके साथ 71 सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। एनडीए सरकार में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री जिनका स्वतंत्र प्रभार है और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में हमको ये जानना है कि तीनों में अंतर क्या होता है और तीनों को बाकी सांसदों से अलग क्या क्या चीज़ें मिलते हैं, क्या भत्ते मिलते हैं। 2014 में जब मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उनके साथ 46 सांसद भी मंत्री बने थे। 2019 में उनके मंत्रिमंडल में 59 मंत्री शामिल थे। 2024 में एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री को मिलाकर 72 मंत्री शामिल हैं। मोदी 3.0 में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री जिनका स्वतंत्र प्रभार है और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अभी मोदी कैबिनेट में 9 सांसद और मंत्री बन सकते हैं, यानी कि और लोगों को इसमें ऐड किया जा सकता है, यानी कि 71 लोग मंत्रालय संभाल रहे हैं, यानी कि 71 लोग ऐसे हैं जो कैबिनेट मंत्री बने हैं। और प्रधानमंत्री जी को ले ले तो एक और शामिल करने के बाद 72 लोग ऐसे हैं जो मंत्री हैं। लेकिन अभी 9 लोगों की और जगह खाली है, जिनमें 9 लोगों को और जोड़ा जा सकता है। हम संविधान की अगर बात करेंगे तो क्योंकि संविधान में 81 मंत्रियों की सीमा तय की गई है, यानी कि भारतीय संविधान जो है उसमें एक मंत्रिमंडल में 81 लोग रह सकते हैं। प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में संविधान के 91वें संशोधन के मुताबिक लोकसभा के कुल सदस्यों में से 15% को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं और इसलिए कैबिनेट में 81 मंत्री हो सकते हैं, यानी कि 543 का जब हम 15% निकालते हैं तो लगभग 80-81 के आसपास हमारा आंकड़ा बैठता है, और इसलिए 81 मंत्री का आंकड़ा हम यहाँ पे लेकर चलेंगे। संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। मंत्रिमंडल में 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होता है, और राज्य मंत्री होता है, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री हो जाता है, एक राज्य मंत्री होता है और एक राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होता है। ठीक है, तो ये किसके तहत होता है? अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 75 के तहत ये किया जाता है। मंत्रिमंडल में सबसे ताकतवर कैबिनेट मंत्री होता है, उसके बाद राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और फिर राज्य मंत्री होता है। जिन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है उन्हें बाकी सांसदों की तुलना में हर महीने अलग से भत्ता मिलता है, यानी कि उनको अलग से पैसे दिए जाते हैं। तीनों मंत्रियों में अंतर क्या होता है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, और यही आज हमारा टॉपिक भी है। और ये आपका पॉलिटी के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और करंट से जुड़ा हुआ चीज़ है। चुनाव हुए हैं तो परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। 2 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैबिनेट मंत्री की जब बात करते हैं तो ऐसे मंत्री सीधे प्रधानमंत्री की रिपोर्ट करते हैं, यानी कि इनका सीधा काम प्रधानमंत्री से बातचीत करके अपने कामों को आगे बढ़ाना होता है, और इन्हें जो भी मंत्रालय दिया जाता है उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी ही होती है। अगर हम इसमें बात करेंगे, जैसे अमित शाह जी हैं, ये गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इनकी ही होगी। अगर भारत में किसी भी प्रकार की बड़ी घटना दुर्घटना हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होगी, यानी कि भारत के गृह मंत्री की होने ही वाली है। कैबिनेट मंत्री को एक से ज़्यादा मंत्रालय भी दिए जा सकते हैं। यहीं पर हम अमित शाह जी का ही ले लेते हैं। पिछली बार उन्हें सरकार में गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय भी दिया गया था। कैबिनेट मंत्री का बैठकों में शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। सरकार अपने सभी फैसले कैबिनेट
बैठक में ही लेती है। जैसे कि अगर कोई भारत में संवैधानिक कानून बनाना हो या भारत में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना हो, जैसे कि अभी पिछले समय 3 तलाक हुआ था या 370 हुए थे, इन सब पे जो निर्णय लिए गए थे, ये सारे निर्णय यही कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल होते हैं। इसमें राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार ये लोग शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि असली जो कैबिनेट होती है वो यही होती है जो कुछ लोगों की होती है, 25 से 30 लोगों की होती है, जिसमें हमने आपको बताया कि कितने लोगों ने इसमें शपथ लिया हुआ है। हमने आपको बताया कि 30 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ लिया हुआ है, तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। राज्य मंत्री की बात करते हैं यहाँ पे। स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार क्या होता है ये हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कैबिनेट मंत्री के बाद स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं। इनकी भी सीधी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री को ही होती है, यानी कि ये भी अपना डायरेक्ट जाकर प्रधानमंत्री से ही अपनी बातें रखते हैं। इनके पास अपना मंत्रालय होता है, यानी कि एक स्वतंत्र मंत्रालय होता है। जैसे छोटे मोटे मंत्रालय इनको दे दिए जाते हैं और उसके ये कर्ता धर्ता हो जाते हैं। जैसे बड़े मंत्रालय होते हैं उसके नीचे कई छोटे मंत्रालय होते हैं, तो वो फ्री हैंड इनको दे दिया जाता है। ये कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होते हैं। जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होते। अब हम बात कर लेते हैं राज्य मंत्री के बारे में। राज्य मंत्री क्या होता है? तो कैबिनेट मंत्री की मदद के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, यानी कि जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनकी हेल्पिंग के लिए। जैसे आपको एक प्रकरण याद होगा, अमित शाह गृह मंत्री हैं और एक टेनी करके थे जिनके बेटे ने किसान आंदोलन के समय एक्सीडेंट वगैरह कर दिया था, तो उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो उसके जो पिता थे वो गृह राज्य मंत्री थे, तो ये वही वाले मंत्री रहे होंगे। ठीक है, इससे आप थोड़ा समझ सकते हैं उदाहरण के रूप में। इनकी रिपोर्टिंग कैबिनेट मंत्री को होती है। एक मंत्रालय से में एक से ज़्यादा भी राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कि मान लीजिए अमित शाह का गृह मंत्रालय है, इसमें बहुत सारे राज्य गृह मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री की गैर मौजूदगी में मंत्रालय की सारी जिम्मेदारी राज्य मंत्री की होती है। राज्य मंत्री भी कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो राज्य मंत्री भी कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होते हैं। अगर हम इस बार के मोदी के मंत्रिमंडल की बात करें तो इसमें मंत्रियों की संख्या कितनी होने वाली है, सब कुछ बताने की हम कोशिश करते हैं। इसमें मंत्रियों की संख्या जो है 72 है 2024 में। 2019 की बात करेंगे तो उसमें 58 मंत्री थे और 2014 में 46 मंत्री थे। यानी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब 46 मंत्री थे, दूसरी बार बने तो 58 थे और तीसरी बार में 72 मंत्री हैं। मंत्री पद मिलने पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, अगर हम उसकी बात करें तो लोकसभा के हर सदस्य की सैलरी और भत्ते तय होते हैं, ये फिक्स होता है और उनको मिलता ही है। लेकिन जो सांसद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री बनते हैं उन्हें हर महीने बाकी सांसदों की तुलना में एक अलग से भत्ता भी मिलता है। सांसदों को मिलने वाली सैलरी और भत्ते सैलरी एक्ट के तहत तय होते हैं। इसके मुताबिक लोकसभा के हर सदस्य को हर महीने 1 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है, यानी कि जितने भी सांसद होते हैं सभी को 1 लाख रुपए बेसिक सैलरी मिलती है। साथ ही साथ 70,000 रुपये निर्वाचन भत्ता और 60,000 रुपये ऑफिस खर्च के लिए मिलता है, यानी कि 70 और 60 ये जोड़ लीजिए, 1 लाख और जोड़ लीजिए, तो ये इतने रुपए इनको मिल जाते हैं। इसके अलावा जब संसद का सत्र चलता है, जो संसद सत्र होता है, जैसे 2 सत्र चलते हैं, एक गर्मियों में एक ठंडियों में, तो उस समय इन्हें 2,000 रुपये का डेली अलाउंस भी मिलता है, यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से अगर 10 दिन चलता है तो 20,000 रुपये इनको मिल जाता है। और ये लोग करते क्या है, वहाँ पर जाकर सिर्फ हल्ला मचाते हैं और देश की जो समस्या है उस पर चर्चा कम होती है और ये अपनी पर्सनल समस्या एक दूसरे पर अटैक करने में ज़्यादा निकाल देते हैं। ऐसा आप सालों साल से देखते चले आ रहे हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रियों को हर महीने सत्कार भत्ता मिलता है। प्रधानमंत्री को 3,000 रुपये, कैबिनेट मंत्री को 2,000 रुपये और वहीं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को 1,000 और राज्य मंत्री को 600 रुपये का सत्कार भत्ता हर महीने मिलता है। ये भत्ता असल में हॉस्पिटैलिटी के लिए रहता है और मंत्रियों से मिलने आने वाले लोगों की आव भगत पर खर्चा होता है, यानी कि उनसे कोई मिलने आया तो ये खर्चा होता है। वैसे तो 600 रुपये का तो इनके लिए कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि कैसे बड़े बड़े लोग ही मंत्री बने होते हैं और इनके पास अपार धन संपत्ति होती है। खैर, ये संवैधानिक प्रक्रिया है जो आपको हम समझाना चाहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि एक लोकसभा सांसद को सैलरी और भत्ते मिलाकर हर महीने कुल 2.30 लाख यानी कि 2,30,000 रुपये मिलते हैं, जबकि प्रधानमंत्री को 2,33,000 रुपये मिलते हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री को 2,32,000 रुपये मिलते हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को 2,31,000 और राज्य मंत्री को 2,30,600 रुपये मिलते हैं। सांसदों को टैक्स देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है, ये आपके मन में सवाल बनता है, क्योंकि देश का प्रत्येक नागरिक जो कार्य करता है वो टैक्स देता है, तो सांसदों को देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता, अगर आपके मन में ये सवाल है तो ये भी आप जान लीजिए।
चाहे सांसद हो या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, सभी को इनकम टैक्स देना पड़ता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि सभी लोग इनकम टैक्स देते हैं। हालांकि इन्हें सिर्फ सैलरी पर ही टैक्स देना होता है, जो इनको तनख्वाह मिलती है उसी पर टैक्स देना होता है। नियमों के मुताबिक लोकसभा, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सिर्फ सैलरी पर ही टैक्स भरते हैं और बाकी जो अलग से भत्ते मिलते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगता, यानी कि जो सैलरी मिलती है उसी पर टैक्स होता है, बाकी सारी चीज़ें इन्हें मिल जाती हैं। मतलब सांसदों की हर महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है, इस हिसाब से सालाना सैलरी 12 लाख रुपए होती है और इसी 12 लाख पर उन्हें टैक्स देना होता है। सांसदों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सैलरी पर अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के अंतर्गत टैक्स लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमने आपको बताने की कोशिश की और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसलिए हमने आपको इससे अवगत करवाया। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है। तो चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।